क्लास 10th मैथ में पढ़ा रहे हैं द्विघात समीकरण, जिसमें क्वेश्चन 8 तक हो गए हैं। 9 क्वेश्चन बताना है। 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने के समय ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। सवाल को अच्छी प्रकार से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, फिर लगाइए। 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। कौन 10 घंटे कम समय लेता है? बड़े व्यास वाला नल। तो छोटे व्यास वाले नल कितनी देर में भरेगा? हमको मानना पड़ेगा यहाँ पे कि माना कम व्यास वाला नल हौज को x घंटे में भर देता है और बड़े व्यास वाला नल हौज को बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे समय कम लेता है। ठीक है ना। यानी 10 घंटे टाइम ये ज़्यादा ले रहा और ये 10 बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में 10 घंटे समय क्या ले रहा? कम ले रहा। तो कितना ले रहा है? x में से -10 कर देंगे। इतने घंटे समय ले रहा है। ठीक है ना। यानी कम व्यास वाला नल हौज को x घंटे में भर देता है, तो बड़े व्यास वाला नल हौज को x - 10 घंटे में भर देता है। अब यहाँ पे देख लीजिए कि कम व्यास वाला नल हौज को तो x घंटे में भर देता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा? तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि कम व्यास वाला नल हौज को 1 घंटे में 1/x भाग क्या करता है? भरता है। 1/x भाग भरता है। ठीक है ना। अब बड़े व्यास वाला नल नीचे फिर लिखेंगे, बड़े व्यास वाला नल हौज को 1 घंटे में 1/x - 10 भाग भरता है। ठीक है ना। यानी पूरे हौज को x घंटे में क्या कर देता है? कम व्यास वाला नल भर देता है। और बड़े व्यास वाला नल पूरे हौज को x - 10 घंटे में क्या कर देता है? पूरा भर देता है। तो कम व्यास वाला नल 1 घंटे में आखिर कितना भाग हौज का भरेगा? वो 1/x भाग भरेगा। ठीक है ना। और बड़े व्यास वाला नल 1 घंटे में कितना हौज का हिस्सा भरेगा? वो 1/x - 10 भाग क्या करेगा? भर करेगा। यदि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए और वो 1 घंटे में हौज को कितना भरते हैं, ये भी हमें क्या करना है? निकालना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यदि दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो 1 घंटे में हौज को कितना भरेंगे? यानी दोनों को आपस में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, क्योंकि 1 घंटे में कम व्यास वाला
नल हौज को 1 घंटे में 1/x भाग भरता है और बड़े व्यास वाला नल हौज को 1 घंटे में 1/x - 10 भाग भरता है। तो दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो 1 घंटे में कितना हौज को भरेंगे, तो दोनों को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम हौज को 1/x + 1/x - 10 भाग क्या करेंगे, भरेंगे। तो ये सब 1 घंटे का काम, दोनों नल एक साथ खोलने पर हौज को 1 घंटे में इतना भाग क्या करते हैं, भरते हैं। लेकिन दिया है यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है, लेकिन दिया है कि 9 सही 3/8, क्योंकि शुरू में कहा गया है कि यदि 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटों में पूरा भर देता है। तो दिया है कि 9 सही 3/8 घंटे, या इसी को हम लिख सकते हैं 8×9 = 75, यानी 75/8 घंटे में पूरे हौज को भर देते हैं। यानी 75/8 घंटे में पूरे हौज को क्या कर देते हैं, नल भर देते हैं। यानी ये दोनों नल एक साथ एक हौज को 75/8 घंटों में क्या कर देता है, भर देता है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, दिया गया है। तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1 घंटे में हौज को 1/75/8, भाई 1 घंटे में कितना भरेगा, तो 1 घंटे में हौज को 1/75/8 भाग भरेगा। तो एक चीज़ ये देख लीजिए कि यहाँ पे कि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो 1 घंटे में कितना हौज का हिस्सा भरता है, 1/x + 1/x - 10 भाग भरता है। और यहाँ पर भी 1 घंटे में हौज को इतना भाग भरेगा। तो दोनों भाग 1-1 घंटे के काम है, इसलिए दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है ना। क्योंकि ये आपके क्वेश्चन में दिया है कि पूरे हौज को 75/8 घंटे में भर देता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, तो 1/75/8 भाग ही तो भरेगा। और दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो वो भी 1 घंटे में ये भर रहे हैं, तो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि क्योंकि 1 घंटे का काम इसका भी है हौज भरने का, दोनों नल का 1 घंटे का काम, ये भी दोनों नल को 1 घंटे का काम ही है कि 1/75/8 भाग ही भरता है, तो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार 1/x + 1/x - 10 किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये भी 1 घंटे का काम है और ये भी आपका 1 घंटे का काम है, तो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी 1/75/8। अब इसको हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। इधर एलसीएम ले लेंगे तो x - 10 हो जाएगा। तो x से x आपस में कैंसिल होगा तो बचेगा क्या, x - 10, अब प्लस इससे कैंसिल होगा तो बचेगा क्या, यहाँ पे x इक्वल ये ऊपर चला जाएगा तो 8 कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देख लीजिए यहाँ पे आपस में जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा, 2x - 10, नीचे आप गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर, ब्रैकेट तोड़ दोगे, अंदर गुणा कर दोगे, माइनस का 10x इक्वल में 8/75। अब आपस में त्रियक क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे, क्योंकि हमें द्विघात समीकरण क्या करना है, बनाना है। तो इसका इसके साथ गुणा करोगे तो 8x² माइनस 8 का 10 में करोगे माइनस का 80x इक्वल 75 का इधर आपको गुणा करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 1 15x और माइनस का 750। आगे देख लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, 8x² माइनस का 80x 150x है, इसको इधर लाओगे तो ये इक्वल में के इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव हो जाएगा, 150x आगे ये माइनस में है तो ये इक्वल के इधर लाओगे
तो किस में प्लस में हो जाएगा 75, इक्वल में क्या हो जाएगा 0। फिर आगे देख लीजिए क्या होगा। आगे देख लीजिए यहाँ पे 8x² माइनस का 80x माइनस 150x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आपस में दोनों को जोड़ेंगे तो 230x हो जाएगा। अब प्लस में 75 0, इक्वल में क्या हो जाएगा आपका 0 रहेगा ही। तो ये आपका क्या बन गया है, एक तरह से द्विघात समीकरण बन गया है। अब द्विघात समीकरण को सूत्र के माध्यम से सॉल्व कर लीजिए। व्यापक द्विघात समीकरण का फार्मूला होता है यहाँ पे, व्यापक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। ठीक, अब इसको हम यदि तुलना करेंगे तो a इक्वल हमारा आ जाएगा, b इक्वल आ जाएगा -230, c इक्वल 750। ठीक है ना, a b c की वैल्यू। अब यहाँ पे सूत्र का प्रयोग करेंगे। जब सूत्र का प्रयोग करेंगे तो x इक्वल माइनस का b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपान में क्या होगा 2a। ये आपका फार्मूला है, इसका हमने निगमन भी बताया है, इसलिए इसको अच्छी प्रकार से इस फार्मूले को लर्न कर लीजिए। आगे यहाँ पे वैल्यू सेट कर देंगे। x इक्वल हो जाएगा, b की वैल्यू कितनी आ रहा -230, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 230 ही रहेगा यहाँ पे, प्लस माइनस हो जाएगा। अब b का स्क्वायर, अब b का स्क्वायर करोगे मीन्स b की वैल्यू क्या है 230 का स्क्वायर करके यहाँ पे आप रखोगे माइनस का 4, a की वैल्यू आपकी कितनी है 8 और c की वैल्यू आपकी कितनी है 750 अपान में 2a की वैल्यू 8। अब इसको नीचे क्या करोगे, सॉल्व कर लोगे। सॉल्व करने के बाद x के मान निकल के आएंगे। तो जो आपका निगेटिव मान यदि आ रहा तो वो आपका मान नहीं होगा, और जो पॉजिटिव मान है वो आपका क्या होगा, मान होगा। फिर नीचे लिखे हैं कि छोटा नल हाउस को इतने घंटे में भरता है तो बड़ा नल हाउस को इतने घंटे में भर देगा। ये आपको क्या करना है, निकालना है। सॉल्व करके x का मान निकालना है। जो आपने x बराबर माना है तो वो कम व्यास वाला नल हाउस को इतने घंटे में पूरा निकल आएगा, भर देता है। अब जब x की वैल्यू रख करके -10 करेंगे तो बड़े व्यास वाला नल हाउस को कितने घंटे में भर देता है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, निकल के आ जाएगा। तो इतना आपको करना है, इसका हल आपको निकालना है। ठीक है ना। तो इस प्रकार क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से समझ करके लगाइए। दूसरा क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे नोट है, देख लीजिए कि मैसूर और बेंगलौर के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो सवाल को अच्छी प्रकार से यहाँ पे देख लीजिए। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तो यहाँ पे 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक किसकी स्पीड है, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की, और सवारी गाड़ी की औसत चाल क्या है, कम है। क्योंकि कहा गया यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि माना सवारी गाड़ी की औसत चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तो x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। ठीक है ना। तो
एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल कितनी हो जाएगी, x + 11 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देख लीजिए यहाँ पे कि मैसूर और बंगलौर के बीच की दूरी कितनी दी गई है, 132 किलोमीटर। यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है, ठीक है ना। एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। कौन? एक्सप्रेस गाड़ी, क्योंकि एक्सप्रेस गाड़ी की स्पीड ज़्यादा है तो टाइम क्या लेगी, कम लेगी। और सवारी गाड़ी की स्पीड कम है तो समय 1 घंटे क्या कर रही है, ज़्यादा ले रही। तो हम नीचे लिखेंगे कि 132 किलोमीटर यात्रा में सवारी गाड़ी द्वारा लिया गया समय, यानी 132 किलोमीटर की यात्रा यदि तय कर रहे हैं सवारी गाड़ी द्वारा तो लिया गया समय क्या होगा, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, 132, और स्पीड क्या सवारी गाड़ी की, और x, ये उसका क्या निकल के आ जाएगा, टाइम। और अब नीचे 132 किलोमीटर यात्रा में एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा, एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा लिया गया समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी दोनों की क्या है, सेम है, 132, और चाल दोनों की क्या है, चेंज है। यानी सवारी गाड़ी की औसत चाल x है और एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल कितनी है, x + 11, इतना टाइम लेती है। यानी 132 किलोमीटर यात्रा में एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा लिया गया समय कितना होगा, 132/x + 11 आवर्स लगता है। अब दोनों टाइम में हमें क्या करना है, कंपेयर करना, क्योंकि दोनों का समय आपस में बराबर नहीं है। तो हम यहाँ नीचे लिखेंगे कि 132/x, इधर 132/x + 11, यानी एक्सप्रेस रेलगाड़ी को 132 किलोमीटर जाने के लिए सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय क्या है, कम लेती है, और ये 1 घंटे समय ज़्यादा लेती है। यानी सवारी गाड़ी जो है, सवारी गाड़ी, और ये कौन सी है, एक्सप्रेस गाड़ी। एक्सप्रेस गाड़ी की स्पीड ज़्यादा होने के कारण 1 घंटे समय क्या है, कम लेती है, और ये 1 घंटे समय क्या ज़्यादा लेती है। तो समय दोनों का आपस में बराबर नहीं है। समय बराबर करने के लिए या तो इधर -1 करेंगे या तो इधर +1 करेंगे, तभी दोनों का टाइम आपस में क्या होगा, सवारी गाड़ी का और एक्सप्रेस गाड़ी का समय आपस में बराबर होगा। इसके लिए या तो +1 करके इक्वल, दोनों का टाइम आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। अब इसको हम नीचे क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे कि 132/x - 132 क्योंकि इक्वल के इधर पॉजिटिव है, इधर लाएंगे तो निगेटिव हो जाएगा, x + 11 हो जाएगा, इक्वल में क्या बचेगा आपका, 1 बचेगा, ठीक है ना। आगे इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब 132 चाहो तो यहाँ पे कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा, 1/x - 1/x + 11 बचेगा। ब्रैकेट लगा देंगे, इक्वल में 1। अब सॉल्व कर लेते हैं। 132 ब्रैकेट के अंदर देखेंगे, एलसीएम लेंगे तो x + 11 हो जाएगा। आगे x से x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, x + 11 माइनस, इधर ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, x, ब्रैकेट बंद। आगे आपके 11 1 है। आगे क्या करेंगे, x से x देख रहे हो कैंसिल हो रहा है क्योंकि ये माइनस से प्लस से है। अब 132 का 11 में गुणा हो जाएगा, 132 × 11, और इधर आपका क्या बटे में हो जाएगा, अंदर गुणा कर दो, x का स्क्वायर प्लस का 11x इक्वल में क्या है, 1। अब आपस में त्रिया क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। गुणा करने के बाद देख लीजिए, x का स्क्वायर प्लस 11x इक्वल 132 × 11, ठीक है ना। आगे देख लीजिए, हो जाएगा आपका x² + 11x, अब माइनस में 132 का 11 में आप बाहर रख में क्या कर लीजिए, गुणा कर लीजिए। तो इसका गुणा कितना हो जाएगा,
इसका गुणा आपका हो जाएगा यहाँ पे 1452 इक्वल में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स माइनस का 1452 इक्वल में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आपका क्या बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। इसको श्रीधराचार्य सूत्र के माध्यम से सॉल्व कर लीजिए या पूर्ण वर्ग माध्यम से सॉल्व कर लीजिए, पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व कर लीजिए, या ऐसे फैक्टर विधि से सॉल्व करके एक्स का क्या करिए, मान निकालिए। तो एक्स के जो मान निकल के आएगा तो निगेटिव वैल्यू आपकी मान नहीं होती, पॉजिटिव वैल्यू को ही हम मानेंगे। पॉजिटिव वैल्यू में एक्स का जो मान आएगा वो सवारी गाड़ी जो आपने माना था यहाँ की, माना सवारी गाड़ी की औसत चाल, तो सवारी गाड़ी की औसत चाल जो एक्स की वैल्यू होगी वो हो जाएगी। और एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगी, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू आप रख देंगे, अब प्लस 11 जोड़ देंगे तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल, दोनों की अलग अलग औसत चाल निकल के आ जाएगी। और क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल निकालिए, तो एक्स का मान आपका पॉजिटिव मान होगा, निगेटिव वैल्यू आपकी मान नहीं होंगी। इस प्रकार आपके 2 क्वेश्चन बड़े थे और ये 2 का ही वीडियो बन पाएगा, शेष अगले दिन। धन्यवाद।